नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री लीगल एड पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कई लोगों को क्यूरीज रहती है और कई लोगों को इसका सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है। बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी DRT यानी कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस कब फाइल करती है। यदि आप बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी का लोन नहीं भरते हैं, EMI नहीं भर पाते हैं, आपका अकाउंट NPA हो जाता है, तो बैंक आपके खिलाफ DRT जाती है। अपने स्तर पर सारे प्रयास करने के बाद बैंक आपके खिलाफ या लोन डिफॉल्टर्स के खिलाफ DRT में केस फाइल करती है रिकवरी के लिए। लेकिन DRT में जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आपके पास भी कानूनी अधिकार होते हैं। आपको अपना केस किस तरह से डिफेंड करना है, आपके पास क्या अधिकार है, आप कैसे अपने प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, नीलामी को रोक सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि अगर आपने भी बैंक लोन लिया है या फिर आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बैंकिंग और फाइनेंस लॉज के बारे में हम आपको अवेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि DRT क्या है। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये अपने नाम से ही सिद्ध करता है कि डेप्ट यानी कि कर्ज की रिकवरी वसूली के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। इसे एक तरह का स्पेशल कोर्ट कहा जा सकता है जहां बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने लोन को रिकवर करने के लिए इसका सहारा लेती है। जब भी कोई लोन बोरोवर अपना लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक अपना पैसा वसूल करने के लिए यहाँ केस फाइल कर सकती है, या फिर कोई बोरोवर अगर बैंक से परेशान है तो वो भी DRT में जा सकते हैं। रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के तहत इसका गठन किया गया था। इसका मकसद लोन डिस्प्यूट्स को फास्ट ट्रैक करना है, यानी कि जल्द से जल्द लोन डिस्प्यूट्स का निराकरण हो और बैंक अपना पैसा रिकवर कर पाए। अब बात करते हैं कि बैंक DRT में कब जाता है और कब जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी लोन अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा है तभी DRT में बैंक या कोई भी फाइनेंस कंपनी केस फाइल कर सकती है। सेकंड पॉइंट आता है कि जब भी कोई लोन बोरोवर NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है उसके बाद ही बैंक या फाइनेंस कंपनी DRT में केस फाइल कर सकती है। जिन लोगों को नहीं पता कि NPA क्या होता है उन्हें मैं बता दूं कि NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब भी कोई लोन बोरोवर लगातार 90 दिनों तक या 3 किस्तें उसकी बाउंस हो जाती है तो उसका अकाउंट बैंक NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देती है, या फिर बैंक ने कोलेटरल प्रॉपर्टी को सीज करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो बैंक अपना पैसा वसूल करने के लिए DRT यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में OA ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करती है। उस ओरिजिनल एप्लीकेशन में लोन से संबंधित या डिस्प्यूट से संबंधित सभी जानकारी बैंक अपनी फाइल करती है। उसमें मेंशन रहता है कि लोन बोरोवर ने कितना अमाउंट लिया था, कितना पे किया है और लोन बोरोवर के प्रति कितना अमाउंट रिकवर करना है विद इंटरेस्ट या विद पेनल्टीज। इस ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे लोन एग्रीमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट या फिर सभी नोटिस जो लोन बोरोवर को सर्व किए थे वो उसके साथ अटैच करती है और फाइल करती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके खिलाफ यानी कि लोन बोरोवर के अगेंस्ट DRT में केस फाइल हो चुका है तो लोन बोरोवर के पास क्या अधिकार है, उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की सिविल नेचर की कोर्ट है, कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है जो आपको जेल भेज देंगे। आपके पास पूरा मौका, पूरा अधिकार होता है कि आप अपना पक्ष रख पाएँ, और अगर बैंक की तरफ से कोई गलती हुई है तो उनके अगेंस्ट भी आप अपने रिप्लाई में मेंशन कर सकते हैं। जब भी आपको DRT से कोई नोटिस मिलता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसका रिप्लाई देना है। रिप्लाई की अवधि लगभग 30 दिनों की रहती है, तो उस दौरान आप अपने नज़दीकी एडवोकेट के माध्यम से रिप्लाई दे सकते हैं। जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप बैंक के रिकवरी अमाउंट से या क्लेमिंग अमाउंट से सहमत नहीं है या क्यों सहमत नहीं है, बैंक ने गलत इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है या फिर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, या फिर आप सेटलमेंट के लिए इंटरेस्टेड है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो रिप्लाई आपके रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ज़रूर अटैच करें, जिससे आपको DRT से रिलीफ मिल सकता है। और अगर बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए या ऑक्शन करने के लिए प्रोसेस कर चुके हैं तो आप DRT में इंटरिम एप्लीकेशन यानी कि स्टे एप्लीकेशन लेकर उसको स्थगित करवा सकते हैं। अगर आपको इंटरिम एप्लीकेशन में स्टे ऑर्डर अलाउ हो जाता है तो आप कुछ समय के लिए ऑक्शन की प्रोसेस को रोक सकते हैं और इस दौरान कुछ भी आप एक सेटलमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। यदि बैंक ने सेक्शन 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस सर्व करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी को सीज करने का प्रयास किया है या कर रहे हैं तो आप इसके अगेंस्ट भी DRT जाकर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। आप सेक्शन 17 सरफेसी एक्ट के तहत अपील DRT में फाइल कर सकते हैं। आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि लीगल प्रोसेस का बैंक ने फॉलो नहीं किया है या फिर आप सेटलमेंट के लिए राजी हैं, ऑक्शन की प्रोसेस को रोक दिया जाए। अगर DRT को लगता है कि बैंक ने किसी भी गाइडलाइंस का वायलेशन किया है तो DRT तुरंत आपको स्टे ऑर्डर दे सकती है।
रिकवरी एक्शन को रोका जा सकता है। इसके अलावा आप OTS यानी कि वन टाइम सेटलमेंट का प्रपोजल भी रख सकते हैं, ताकि DRT आपके मैटर को सेटलमेंट के लिए रेफ़र कर दें। DRT की प्रोसेस नॉर्मल सिविल कोर्ट की तरह ही होती है। ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, एविडेंस होते हैं। एट लास्ट DRT एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करती है, जो एक तरह की डिक्री का काम करती है, जिससे रिकवरी ऑफिसर आपका एसेट या लोन बोरोवर का एसेट बेचकर पैसा रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन अगर DRT का ऑर्डर आपके अगेंस्ट आया है, तो आपके पास अपील करने का DRAT डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील करने का अधिकार होता है। अपील की अवधि लगभग 45 दिन की होती है। इस दौरान आप किसी भी अच्छे एडवोकेट के मार्फत से DRAT में अपील कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का बैंक या कहीं से भी नोटिस आता है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी सरफेसी एक्ट के नोटिस को इग्नोर करते हैं, उन्हें डायरेक्टली होश आता है जब बैंक DRT में केस फाइल कर देती है, और उसके बाद आपके पास समय बहुत कम बचता है। तो यदि आप पहले से प्रिपेयर होंगे तो आपको काफ़ी सुविधा मिल सकती है, और आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट, DRT, DRAT से जुड़ा आपका कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के लोन से जुड़े या बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं।